Hey learners, welcome back to Neuron Teacher. In the previous video, we had studied part 1 of how do organism reproduce and in that video we had studied does organisms create exact copies of themselves and some introductory part and importance of variation. And now in this video we are going to discuss about asexual reproduction. Okay, so let's start. 8.2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा किस किस टाइप के कौन से टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज किए जाते हैं, ये सारा इस टॉपिक में है. ओके, सो ये टॉपिक जो है 8.2 टॉपिक, ये पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स. ठीक है, जैसे फिजन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, ओके, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सारे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड है हम पढ़ेंगे इसमें. सो लेट्स स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट और ऑर्गेनिज्म. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ओके, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में. ठीक है, ऑफ स्प्रिंग यानी चाइल्ड, उनके बच्चे. ठीक है, एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में उसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है, उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. ओके, दो पेरेंट, वो भी अपोजिट सेक्स के. सो इट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ठीक है, सो द मोड्स बाय विच ऑर्गेनिजम्स वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस मोड से रिप्रोड्यूस करेगा ये उसके बॉडी डिजाइन पे निर्भर करता है. ठीक है, उसका बॉडी डिजाइन किस टाइप का है उस पर निर्भर करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस मोड का इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज फिजन. ओके, सो फिजन में हम पढ़ेंगे एमीबा का केस और लिस्मानिया का केस. ठीक है, एक बाइनरी फिजन पढ़ेंगे और एक मल्टीपल फिजन. ठीक है, मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फिजन. सो फिजन एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ठीक है, फिजन का सिंपली मतलब होता है डिवाइड इनटू टू और मोर पार्ट्स. ठीक है, फिजन का सिंपली मतलब है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करना. ठीक है, और ये जो फिजन है सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane. Okay. फिजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, फिजन में आप फिजन बोल लीजिए या फिर आप सेल डिवीजन बोले. ठीक है, ये दोनों वर्ड आप एक जगह के एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेल डिवीजन या फिर फिजन. सेल डिवीजन या फिर फिजन से क्या होता है, इसमें नए इंडिविजुअल का क्रिएशन होता है. ठीक है, और इसमें फिजन में अलग अलग पैटर्न देखे जाते हैं. ठीक है, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. ठीक है, और अलग अलग ओरिएंटेशन में डिवाइड होना. ठीक है, आगे समझते हैं. तो बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के केस में वे जो होते हैं सिंपली दो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, दो इक्वल हाल्स में सेल डिवीजन के टाइम पे. लेकिन एमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म में डिवीजन जो होता है, ठीक है, वो किसी भी प्लेन में हो सकता है. ठीक है, डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन. ओके, एमीबा के केस में डिवीजन किसी भी प्लेन में हो सकता है. देख रहे हैं आप, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर ऐसे डिवाइड कर सकता है, ऐसे डायगोनली डिवाइड कर सकता है, कैसे भी डिवाइड कर सकता है किसी भी प्लेन में. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन इन एमीबा. ठीक है, बाइनरी का सिंपली मतलब होता है टू. ओके, बाइनरी वर्ड का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब दो या दो से ज्यादा हिस्सों में ब्रेक होना, डिवाइड होना. ठीक है, तो बाइनरी वर्ड इसके आगे लग गया है, इसका मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा. सो बाइनरी फिजन का मतलब है एक ऐसा फिजन जिसमें ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये अमीबा का केस देख रहे हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अमीबा का आर्बिट्रेरी शेप होता है, मतलब कैसा भी होता है. देख रहे हैं कैसा भी शेप होता है इसका. तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का पहले डिवीजन हो रहा है,
फिर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये है एमीबा में रिप्रोडक्शन, फिजन। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू लिस्मानिया। ओके, अब हम लिस्मानिया के बारे में समझते हैं। तो लिस्मानिया में भी बाइनरी फिजन ही होता है, बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इससे अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in Leishmania, which cause Kala-Azar, which have a whip-like structure at one end of the cell. In such organisms, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. Okay. तो कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना थोड़ा बेटर होता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है जिनका बॉडी, ठीक है। उसी का एक केस है लिस्मानिया, ठीक है। लिस्मानिया क्या करता है? ओके, लिस्मानिया के बारे में पहले जानते हैं। लिस्मानिया ए सिंगल सेल्ड पैरासिटिक प्रोटोजोअन है। ओके, लिस्मानिया क्या है? पहला बात ये यूनिसेलुलर है और ये पैरासिटिक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोअन है मतलब ये प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है। ओके, सो ये यूनिसेलुलर है। ओके, हाँ, तो लिस्मानिया का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं लिस्मानिया का स्ट्रक्चर है। इसके सेल के एक एंड पे, ओके, इसके सेल के एक एंड पे विप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो पहले ये समझते हैं कि विप लाइक स्ट्रक्चर होता क्या है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो हॉर्स राइडिंग के टाइम पे जो हॉर्स के ऊपर बैठा रहता है, जो राइड करता रहता है, वो हॉर्स को बीट करता मारता है एक विप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, रस्सी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उससे मारता है, तो उसी को बोलते हैं वीप लाइक स्ट्रक्चर। एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रूप जैसा। तो यही वीप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको थ्रेड जैसा यहाँ पे दिख रहा है, इसी को वीप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो ये है लिस्मानिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन लिस्मानिया जैसे ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन जो होता है एक डिफिनिट ओरिएंटेशन में होता है। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन, एक डिफिनिट डायरेक्शन में होता है इसमें बाइनरी फिजन, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो बाइनरी फिजन हो रहा है, यानी ये जो डिवाइड कर रहा है एक डिफिनिट, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये डिवाइड होकर के 2 में बट गया। सो इसे हम शुरू से देखते हैं, ठीक है। ये लिस्मानिया है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्मानिया में एक दूसरा वीप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, ठीक है, 1 से 2 न्यूक्लियस बन चुका है। फिर यहाँ पे ये जो वीप लाइक स्ट्रक्चर है ये और ज़्यादा डेवलप हो गया है पहले के कंपेरिजन में। फिर ये वीप लाइक स्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप हो गया है डी वाले डायग्राम में, ठीक है, और ये सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अब ई वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें अब साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब एफ वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसका साइटोप्लाज्म लगभग डिवाइड हो गया पूरी तरह से, और एक सेल में एक न्यूक्लियस और ये दूसरे वाले सेल में एक न्यूक्लियस, और एक सेल में एक वीप लाइक स्ट्रक्चर और दूसरे वाले सेल में एक वीप लाइक स्ट्रक्चर। ये आगे जाके फर्दर ये पूरा डिवाइड कर जाएगा और एक लिस्मानिया से, ठीक है, एक इंडिविजुअल से 2 लिस्मानिया बन जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा, बाइनरी फिजन, ठीक है, मतलब 1 से 2, इसलिए इसे बाइनरी फिजन कहा गया। या सो ये था लिस्मानिया में बाइनरी फिजन। ओके, तो बाइनरी फिजन के 2 एग्जांपल हो गए, एक हो गया एमीबा और एक हो गया लिस्मानिया। ओके, एक और बात जानते हैं कि लिस्मानिया जो है कालाजार नाम का डिजीज कॉज करता है, ठीक है। कालाजार एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो इजीली ट्रांसमिट होता है, ठीक है, और इसे हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ठीक है। या अब नाउ वी प्रोसीड टू मल्टीपल फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ओके, लेट्स स्टार्ट। Other single-celled organisms, such as the malarial parasite Plasmodium, divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. Okay. पहले ये जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है एक टाइनी प्रोटोजोअन है, ठीक है, एक टाइनी छोटा सा प्रोटोजोअन है, यानी ये प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, ठीक है, प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोअन, और इसे मलेरियल पैरासाइट कहा गया है क्योंकि ये मलेरिया डिजीज कॉज करता है, ठीक है। आपने जानते होंगे आप मलेरिया के बारे में, ठीक है, इंडिया में भी होता है मलेरिया। फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के बाइट करने से होता है, ठीक है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स में एक साथ, साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब एक साथ, बहुत सारे डॉटर सेल्स में एक साथ क्या करता है, डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मोडियम है और इसके जो आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आउटर कवरिंग, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। ओके, इसे सिस्ट कहते हैं और ये प्रोटेक्टिव वाल है इसके लिए, ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है
सो दिस इज कॉल्ड सिस्ट। और सिस्ट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे मेनी डॉटर सेल्स है, मल्टीपल, जो कि मल्टीपल फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होकर के ये बन जाएगा, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये डिवाइड होकर के बन जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद ये जो सिस्ट है इसका कवरिंग है ये बर्स्ट होता है, सिस्ट बर्स्ट होने के बाद ये सारे फ्री हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम, एक एडल्ट प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। तो ये था मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ये यीस्ट। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, ओके। सो यीस्ट में जो होता है बडिंग होता है, यीस्ट में बडिंग नाम का रिप्रोडक्शन होता है, तो यीस्ट में बडिंग देखते हैं। तो ये यीस्ट का पेरेंट सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्ड ग्रो किया है यीस्ट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे ये कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं और एक न्यूक्लियस बर्ड में और एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में। सो ये बर्ड क्या होता है, फिर आगे जाके बर्ड सेपरेट होता है और फिर सेपरेट होने के बाद ग्रो होता है, ठीक है, ग्रो होकर के यीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यंग यीस्ट, एडल्ट यीस्ट में, या। सो इट वाज ऑल अबाउट फ्यूजन, ठीक है। Okay, now we move to the next topic, fragmentation, okay. So fragmentation एक another type का asexual reproduction है, ठीक है। So fragmentation के बारे में पहले जानते हैं कि fragmentation क्या होता है, ठीक है। तो fragmentation का सिंपली मतलब है break into fragments और pieces, ठीक है। fragmentation का मतलब है fragments और pieces में टूट ब्रेक होना, ओके। तो fragmentation हम स्पायरोगेरा के केस में यहाँ पे देखेंगे। So let's start. In multicellular organisms with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. Okay. So, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है उनमें सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड जैसे फ्रैगमेंटेशन भी काम कर सकता है, ठीक है। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड जैसे कि फ्रैगमेंटेशन काम कर सकता है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है उनमें फ्रैगमेंटेशन जैसा प्रोसेस भी काम कर सकता है, ठीक है, जैसे स्पायरोगेरा के केस में देखते हैं। तो स्पायरोगेरा फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है, ओके। स्पायरोगेरा इज अ फिलामेंटस ग्रीन एल्गा, फिलामेंटस का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये ग्रीन एल्गा है, ओके। एल्गा सिंगुलर को कहते हैं और एल्गी प्लूरल होता है। सो यहाँ पे एक की बात हो रही है। सो इट इज़ अ ग्रीन एल्गा, ओके। ये प्लांट किंगडम का मेंबर हुआ, ओके। सो यहाँ पे स्पायरोगेरा का माइक्रोग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये माइक्रोग्राफ यानी कि एक डिजिटल पिक्चर है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्पायरोगेरा है जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो कि ग्रीन है, ओके, ठीक है। तो ये है स्पायरोगेरा का रियल पिक्चर, ओके। अब स्पायरोगेरा में फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं, फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगेरा। तो स्पायरोगेरा में क्या होता है, जब स्पायरोगेरा की जो और बॉडी होती है वो जब मैच्योर हो जाती है, ठीक है, अपॉन मैच्योरेशन इनकी बॉडी जो होती है सिंपली स्मॉलर पीसेज में डिवाइड ब्रेक हो जाती है, ठीक है। स्मॉलर पीसेज में ये ब्रेक होती है मैच्योर होने पे, ठीक है, ठीक है। जैसे इस केस में देख रहे हैं ये इनका जो बॉडी है दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, ठीक है। फिर ब्रेक होने के बाद इनके जो फ्रैगमेंट्स है, ये जो पीसेज है, टुकड़े, ये ग्रो होकर के एक नया स्पायरोगेरा में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल में ये डेवलप हो जाता है। सो ये है स्पायरोगेरा में फ्रैगमेंटेशन, ओके। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपॉन मैचुरेशन इनकी बॉडी स्मॉलर पीसेज में ब्रेक होती है, अपॉन मैचुरेशन, ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पारा। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एज वी हैव सीन, आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स. Specialized cells are organized as tissues, and tissues are organized into organs which then have to be placed at definite positions in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. Okay. तो बात ये है कि फ्रैगमेंटेशन जो प्रोसेस है ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। सो ये था। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपली सेल बाय सेल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं वे सिंपली सेल्स का रैंडम कलेक्शन नहीं है, ठीक है। वो सिंपली दे आर नॉट सिंपली क्लस्टर ऑफ सेल, ओके, दे आर नॉट सिंपली ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके। उनमें जो सेल्स होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो स्पेशलाइज होती है किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ही देख लीजिए,
हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स क्या है, स्पेशलाइज है किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के, ठीक है। फिर ये स्पेशलाइज सेल्स ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यूज बनाती है, फिर ये टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन्स बनाती है, फिर ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाती है, फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ओके। फिर ये ऑर्गन्स जो होते हैं डिफिनिट पोजीशंस पे बॉडी में प्लेस होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लीजिए, हार्ट, किडनी, ये सब अपनी जगह पे प्लेस है, ठीक है। तो इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन, तो ऐसे मतलब इतने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज है सब कुछ, ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब इतने अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज सिचुएशन में सेल बाय सेल डिवीजन इम्प्रैक्टिकल सा है, ठीक है, इम्पॉसिबल सा है। सेल बाय सेल डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं है, ओके। सो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को और भी कम्प्लेक्स, और भी रिप्रोडक्शन के और भी कम्प्लेक्स मेथड को यूज करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि यस राइट, यू आर राइट, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को और भी रिप्रोडक्शन के और भी कम्प्लेक्स वे को यूज करने की जरूरत है। सो दिस इज द रीजन, या now we move to the next topic, next paragraph. A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized functions. Following this channel pattern, reproduction in such organisms is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. Okay. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक खास बात ये होती है कि उनमें जो अलग अलग टाइप के जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ओके। जैसे हमारे बॉडी में क्यूबाइडल सेल्स होती है, वो स्पेशलाइज होती है दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो स्पेशलाइज होती है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जैसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल स्पेशलाइज होती है अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यही देखते हुए रिप्रोडक्शन जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो खुद किसी एक टाइप के सेल का फंक्शन होता है, ठीक है। तो कैसे आप एक सिंगल टाइप के सेल से रिप्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं अगर ऑर्गेनिज्म खुद बहुत टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, ओके। तो इसका आंसर ये है कि ऑर्गेनिज्म में एक ऐसे टाइप का सेल जरूर होना चाहिए, ठीक है, जिनमें ग्रोइंग की कैपेबिलिटी है, जो प्रोलिफरेट कर सके यानी कि मल्टीप्लाई कर सके, अपना नंबर बढ़ा सके, और वो अपने आप को दूसरे टाइप के सेल्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, वो डिफरेंशिएट हो सके दूसरे टाइप के सेल में, ठीक है, जिससे वो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, ठीक है, हेल्प करेगी। सो ये था ये इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, ओके। Now we move to the next topic, that is regeneration, okay. So regeneration is another type of asexual reproduction, okay. So regeneration जैसे वर्ड से आपको पता चल रहा है, री प्लस जेनरेशन, जेनरेशन मतलब जनरेट होना, प्रोड्यूस होना, री मतलब फिर से, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो फिर से रीजनरेट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. For example, simple animals like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grows into a complete organism. This is known as regeneration. Okay. तो बहुत सारे जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी होती है, बॉडी है तो ऑब्वियसली सेल्स और टिश्यूज से बने होंगे, तो उनमें जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्पेशलाइज होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है, सारे सेल्स और टिश्यूज का उनमें फंक्शन है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है, एक तरह से डिफरेंशिएटेड होती है, डेवलप्ड होती है, तो उसे ही बोलते हैं डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, कंप्लीटली। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के पार्ट से नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, उनके बॉडी के ही पार्ट से नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या सो अगर हम समझें तो यदि किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो अगर वो कैसे भी सपोज एक्सीडेंटली अगर कैसे भी कट जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है बहुत सारे पीसेज में, तो उनके जो पीसेज होते हैं वो ग्रो करके अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया का, ठीक है। सो इसे समझते हैं।
प्लेनेरिया के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ओके। सो यहाँ पे एक प्लेनेरियन है, ठीक है, प्लेनेरिया प्लूरल होता है, प्लेनेरियन सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेनेरियन है जिसे 3 पीस में इसे कट किया गया है, ओके। सो ये इसका हेड पार्ट, ये इसका मिडिल पोर्शन, ये इसका सपोज टेल पार्ट, ठीक है। तो इसके हर एक पार्ट से, ठीक है, हर एक पार्ट से इनकी जो बॉडी क्या करेगी, इसके जो भी मिसिंग पार्ट है, ठीक है, जो भी मिसिंग पार्ट है, जैसे इसमें इसका नीचे वाला पार्ट मिसिंग है, इसमें इसका हेड मिसिंग है और टेल जैसा पार्ट मिसिंग है, और इसमें क्या है मिडिल पोर्शन और हेड जैसा पार्ट मिसिंग है। तो ये मिसिंग पार्ट को क्या करेगी, इसकी बॉडी क्या करती है, रीजनरेट करती है, ठीक है, इसको वापस लाती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, इसको रिकवर करती है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, रिकवर हो करके ये इसके ईच पीस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा, ठीक है, इसके ईच पीस से। तो आप देख सकते हैं इसके जितने पीस किए गए हैं, जितने टुकड़े किए गए हैं, 3 टुकड़े, तो 3 से 3 इंडिविजुअल आकर के ग्रो हुए, ठीक है, 3 इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हुआ है, ओके। सो यहाँ पे आप प्लेनेरियन का एक ये रियल पिक्चर देख सकते हैं। ये एक एक्चुअल में ये एक लैंड प्लेनेरियन है, ठीक है, ये प्लेनेरियन का रियल पिक्चर है, ओके। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके 2 आइज आपको दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के। सो ये प्लेनेरियन है, ठीक है। तो रीजनरेशन जो प्रोसेस होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। सो ये रीजनरेशन प्रोसेस स्टारफिश में भी होता है और लिजार्ड में भी होता है, ठीक है। स्टारफिश में भी अगर आप इसके जैसे सपोज इस आर्म को कट कर देते हैं तो उसके एक आर्म से, उस कटे हुए आर्म से एक नया स्टारफिश क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो आर्म कट के हट गया, अलग हो गया, तो फिर इसका आर्म भी क्या होगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टारफिश में भी रीजनरेशन देखा जाता है। और लिजार्ड में तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप लोग सबने लगभग सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि घरों में आप देखते होंगे कि लिजार्ड का जो पूंछ जब कट जाता है एक्सीडेंटली, अगर जैसे खिड़की के बगल में आकर के कट जाए, चाहे गेट के थ्रू कट जाए, ठीक है। सो जैसे उसका पूंछ कट जाता था, कुछ दिन के बाद देखते होंगे कि उनमें जो टेल होती है उनकी वापस रिकवर हो जाती है, ठीक है, रीजनरेट हो जाती है, उनकी टेल वापस आ जाती है, ठीक है। तो लिजार्ड में भी रीजनरेशन होता है, बट लिजार्ड में लिमिटेड है, ठीक है, सिर्फ टेल तक ही लिमिटेड है, इनका बस टेल रिकवर होता है, हाँ या। सो रीजनरेशन हमने हाइड्रा में देखा, प्लेनेरिया में देखा, लिजार्ड में देखा और स्टारफिश में देखा, ओके। बट सिलेबस में सिर्फ हाइड्रा और प्लेनेरिया है, ठीक है, हाँ। तो एक बात इसमें याद रखना है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा, ओके, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, या regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. These changes take place in an organized sequence referred to as development. Okay, let's understand this. Regeneration जो होता है, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू ये रीजनरेशन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स को एक्चुअल में स्टेम सेल्स बोलते हैं, और प्लेनेरिया के केस में इसी स्टेम सेल्स को हम न्यूब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया के केस में इस स्टेम सेल्स को न्यूब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्लेनेरिया के केस में ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो रीजनरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करती है, ठीक है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, ठीक है, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये प्रोलिफरेट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर करके अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उन सेल्स में से कई सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें से सेल्स जो होते हैं अलग अलग सेल्स, उनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशन आते हैं और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं अलग टाइप के सेल्स और टिश्यूज में, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये चेंजेस ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होते हैं और इसी को नाम दिया गया है डेवलपमेंट, ओके। सो लेट्स हम इसे समझते हैं डायग्राम से, ओके। सो जैसे ये हेड पार्ट है इसका, ठीक है, और इसका मिसिंग पार्ट क्या है, इसका मिसिंग पार्ट है मिडिल पोर्शन और नीचे वाला टेल, ठीक है। तो इसका जो मिसिंग पार्ट होगा, तो इसमें जो हेड पार्ट में क्या होगा, स्पेशलाइज सेल होगा, तो इसका स्पेशलाइज सेल क्या करेगा, पहले नंबर बढ़ाएगा, ठीक है, प्रोलिफरेट करके नंबर बढ़ाएगा। फिर वो जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, अनेकों टाइप के टिश्यूज, ठीक है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज, जो पार्ट इसके मिसिंग है, ठीक है, उस टाइप के टिश्यूज में क्या होगा, ये स्पेशलाइज होगा, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट होगा और ऐसे डिफ्रेंशिएट हो करके, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो करके ये इसके मिसिंग पार्ट को रीजनरेट कर देगा, रिकवर कर देगा। इस तरीके से एक हेड पार्ट से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce, ठीक है।
बट यहाँ पे बात ये है कि आप रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन की तरह नहीं मान सकते, ठीक है। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, क्योंकि रीजनरेशन एक सिंपली एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से बॉडी के मिसिंग पार्ट को, जो पार्ट कट गया है, ठीक है, जो पार्ट मिसिंग है, उस पार्ट को रीजनरेट किया जाता है, उससे रिकवर किया जाता है, उससे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। जबकि रिप्रोडक्शन एक अलग बात होती है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक अपने चाइल्ड को, अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है, ठीक है, जन्म देता है, ठीक है, और वो उसके स्पेसीज के कंटिन्यूटी में कंट्रीब्यूट करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहेगी, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए वो अपने आप को काटना नहीं चाहेगी, ठीक है। दे विल नॉट डिपेंड ऑन बीइंग कट, ठीक है। वो रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने कट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। रीजनरेशन इसमें प्लानेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में हो जाता है, ठीक है, वो कट जाते हैं। लेकिन सपोज एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का, तो क्या हम चाहेंगे कि कट करके अपने बॉडी को कट करके रिप्रोड्यूस करें? नहीं, ठीक है। सो ये था रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन एग्जांपल हो गया हाइड्रा और प्लानेरिया। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बडिंग। तो बडिंग इट इज़ अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो अब हम बडिंग को समझते हैं, ओके। तो बडिंग जैसा वर्ड से आपको पता चल रहा है, ठीक है, बड, यहाँ पे इसमें बड इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में, ओके। बड यानी कि कली, एक छोटा सा आउटग्रोथ, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। बडिंग हम लोग हाइड्रा में पढ़ेंगे, ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा। सो लेट्स स्टार्ट। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature, detach from the parent body and become new independent individuals. Okay. सो हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म क्या करती है, रीजेनरेटिव सेल्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म रीजेनरेटिव सेल्स का यूज करती है, ठीक है। हाइड्रा में होता ये है कि किसी एक स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक साइट पे रिपीटेड सेल डिवीजन होने के कारण, यानी बार बार सेल डिवाइड करने के कारण एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, छोटा सा, ठीक है, एक आउटग्रोथ डेवलप होता है जिसे हम बड कहते हैं, ठीक है, जिसे हम बड कहते हैं, ओके। जब ये बड क्या करेगा, आगे डेवलप होगा एक टाइनी इंडिविजुअल में, ओके, एक छोटा सा हाइड्रा बन जाएगा, ओके। फिर ये जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, जब पूरी तरीके से ये जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तब ये जब मैच्योर हो जाएगा फुल्ली पूरे तरीके से, तब ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद एक नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह जिएगा, ठीक है, सर्वाइव करेगा। सो ये था हाइड्रा में बडिंग, ठीक है। बड ग्रो हुआ, ठीक है, फिर टाइनी इंडिविजुअल में कन्वर्ट हुआ, फिर फुल्ली मैच्योर होने के बाद डिटैच होने के बाद नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करेगा, ठीक है। सो ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाइड्रा का माउथ पार्ट होता है, ठीक है, और इसे हम टेंटेकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रा का टेंटेकल्स। आप यहाँ पे हाइड्रा का ये एक माइक्रोग्राफ देख सकते हैं, डिजिटल पिक्चर, ठीक है, कैप्चर्ड बाय माइक्रोस्कोप, ओके। आप देख सकते हैं ये हाइड्रा है, यहाँ पे हाइड्रा की बड है, ओके, और ये टेंटेकल्स है। सो इट वाज ऑल बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। तो बडिंग का एग्जांपल है हाइड्रा, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट इज एन अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, समझते हैं। सो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। प्रोपेगेशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर्स, ठीक है, अपने नंबर्स को बढ़ाना, ठीक है, नंबर्स में इंक्रीमेंट होना। और वेजिटेटिव दो पार्ट होते हैं प्लांट के, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट, स्टेम और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, अब आगे समझते हैं क्या होता है। There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses or grapes for agricultural purposes. Okay. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता ये है कि प्लांट के पार्ट से, जैसे कि उनके रूट से, स्टेम से, लीव्स से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट के पार्ट से, जैसे रूट, स्टेम और लीव्स से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, मतलब एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे मॉइस्चर, सनलाइट, ठीक है,
वाटर एट्सेट्रा ये सब, ठीक है। तो प्लांट के एनिमल के केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होता है, ठीक है। प्लांट इस मेथड को, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करती है, ठीक है। फिर ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जैसे मेथड में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इससे शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स जैसे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए, ठीक है। सो अब ये समझते हैं कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होता है, ठीक है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग एक्चुअली ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दो टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। सो लेट समझते हैं लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग में होता ये है कि ये एक जैसे पेरेंट प्लांट है, ठीक है। इसका एक ब्रांच लेंगे, ठीक है, एक स्टेम लेंगे, या फिर आप इसे स्टॉक बोल लीजिए, एक टहनी लेंगे और इस ब्रांच को पास के इस मिट्टी में क्या करेंगे, इसे डिप कर देंगे, ठीक है, डिप कर देंगे, ओके। फिर क्या होगा, इसमें रूट डेवलप होगा, ठीक है, रूट डेवलप होगा, फिर सूट डेवलप होगा, ठीक है। जब रूट और सूट डेवलप हो जाएगा तब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है, इस ब्रांच को कट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, ये एक नया प्लांट हो गया ना, ये एक नया इंडिविजुअल हो गया और ये एक अलग हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी प्लांट के पार्ट से, ठीक है, इसके स्टेम से क्या हुआ, एक दूसरे प्लांट को ग्रो कराया गया, ठीक है। तो ये होता है लेयरिंग, इसे लेयरिंग बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ठीक है, इसमें दो प्लांट का एक प्लांट का स्टेम लेते हैं, ठीक है, सूट वाला पार्ट, और एक प्लांट का रूट वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो रूट वाले पार्ट यानी कि जो पार्ट ग्राउंड से अटैच होता है, ठीक है, उसे स्टॉक कहते हैं, और जो सूट वाला पार्ट होता है जो कि दूसरे प्लांट का होता है, ठीक है, उसे साइन कहते हैं, ठीक है। सो साइन एंड स्टॉक। फिर इस दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और इसे कपड़े के पट्टी से बांध देते हैं, ठीक है। फिर इसमें हीलिंग होती है, ठीक है, हीलिंग होकर के ये ज्वाइन हो जाते हैं पूरी तरीके से, और एक तरह से इस पर्पस को यूज किया जाता है डिजायरेबल क्वालिटीज़ को, ठीक है, कंबाइन करके एक नया बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने पिंक कलर के रोजेस देखे होंगे, तो उससे भी ऐसे ही बनाया जाता है, रेड कलर के रोज प्लांट और वाइट कलर के रोज प्लांट को, दोनों को ऐसे ग्राफ्टिंग करके, तो ऐसे क्या होगा, पिंक कलर का रोज प्लांट बनेगा। तो ये है ग्राफ्टिंग मेथड, ठीक है। सो ऐसे मेथड का इस्तेमाल करके शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स को ग्रो कराया जाता है, ठीक है। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स। ये एक एग्जाम्पल है, याद रख सकते हैं इसे। सो आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, ठीक है, ठीक है। एक प्लांट वो होता है जो सीड से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और दूसरा प्लांट ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से प्रोड्यूस हुआ है उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स पहले आएंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वैसे प्लांट जो सीड से प्रोड्यूस हुए हैं, ओके। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ठीक है, ये वैसे प्लांट के प्रोपेगेशन में भी काम आते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन जैसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट के प्रोपेगेशन में यानी उनके नंबर को बढ़ाने में ये ऐसे मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन काम आते हैं, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किन किन में होता है, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन, या आगे बढ़ते हैं। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. Okay, ये important line है actually, ठीक है। होता ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक खास बात ये होती है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, ओके। जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। जैसे हाइट का केस ले ले, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, फ्लावर कलर का केस ले ले, ठीक है। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक में क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होंगे भी क्योंकि ये इनके पेरेंट प्लांट के ही पार्ट से तो ये क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है, पेरेंट प्लांट के पार्ट से ही क्या होता है, रूट स्टेम लेप से डेवलप होता है, तो पेरेंट के ही प्लांट का पार्ट है, इसलिए ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैरा, ओके। अब ब्रायोफाइलम का केस देखते हैं। ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखते हैं कैसे होता है, ओके। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रायोफाइलम का लीफ है जिनमें बर्ड्स दिखाया गया, ओके।
सो होता ये है कि इस ब्रायोफाइलम के लीफ के मार्जिन पे, ठीक है, ये इसका मार्जिन है, इसके मार्जिन के अलोंग इनके नोचेज में, ठीक है, नोचेज बोलते हैं खांचा को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समझाया मैंने, ठीक है, ये नोचेज है, इनका खांचा बना हुआ, ठीक है, उनके नोचेज में बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं। फिर ये बर्ड्स जब सॉइल पे गिरते हैं, ठीक है, सॉइल में गिरते हैं तो ये क्या होते हैं, नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है, सॉइल में गिरेंगे तो वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल होगा, सनलाइट मिलेगा, तो ये नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जितने बर्ड्स उतने नए प्लांट, ठीक है। तो ये होता है ब्रायोफाइलम में, ऐसे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, इसके प्लांट के पार्ट से ही नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे एक ब्रायोफाइलम लीफ का एक ओरिजिनल पिक्चर है, रियल पिक्चर है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके मार्जिन पे बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये। सो इट वाज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट टिश्यू कल्चर। ओके, अब टिश्यू कल्चर को समझते हैं। सो टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर में होता क्या, हम देखते हैं। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। The cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells or callus. The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants. Using tissue culture, many plants can be grown from one parent in disease-free conditions. This technique is commonly used for ornamental plants. Okay, so tissue culture जैसे प्रोसेस में होता ये है कि एक प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है, ठीक है, उनके ग्रोइंग टिप में होता ये है कि प्लांट जो है लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहता है। ओके, उनका हाइट कभी रुकता नहीं है, ग्रो करते रहता है, ठीक है। तो उनके ग्रोइंग टिप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली उनमें सेल्स डिवाइड करती रहती है। तो उनमें से, ठीक है, सेल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, उनमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिमूव करते हैं, ठीक है, फिर उससे नए प्लांट को ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स उनके टिप से, प्लांट के टिप से रिमूव किया गया है, सेपरेट किया गया है, उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मीडियम एक्चुअल में एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, जैसे एग्जांपल में अगार अगार, एक जेली लाइक सब्सटेंस है अगार अगार, ठीक है, इसमें प्लेस करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, तेजी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर करके स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस कहते हैं, ठीक है। कैलस एक्चुअल में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, मतलब वो सेल्स स्पेशलाइज नहीं हुए किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कैलस कहते हैं, ठीक है। फिर इस कैलस को ट्रांसफर किया जाता है ऐसे दूसरे मीडियम में जिनमें हार्मोन्स रखे होते हैं उन सेल्स के ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। वो सेल्स क्या होंगे, उनमें ग्रोथ होंगे और वो डिफरेंशिएट करेंगे, वो सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्या, मतलब वो किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो स्पेशलाइज होंगे। ओके, सो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बाद वो प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होगा। प्लांटलेट्स बोलते हैं यंग प्लांट को। ओके, सो प्लांटलेट्स को उसके बाद क्या करेंगे, सॉइल में प्लेस करेंगे, ठीक है, उसे सॉइल में रोपा जाएगा, ठीक है। फिर वो सॉइल में क्या रोपेंगे उसे, ठीक है, तो वो ग्रो होकर के मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टिश्यू कल्चर का ये एक पिक्चर दिखाया गया बॉटल में, यहाँ पे प्लांटलेट्स रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ सॉइल है। सो ये टिश्यू कल्चर का एक प्रोसेस है, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर प्रोसेस से आप डिजीज फ्री कंडीशन वाले प्लांट प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। एक ही पेरेंट से बहुत सारे प्लांट ग्रो कराया जा सकता है टिश्यू कल्चर में, ठीक है, और वो भी डिजीज फ्री कंडीशन में, क्योंकि टिश्यू कल्चर में जो इन्वायरमेंट होता है वो ह्यूमन के कंट्रोल में होता है, ठीक है। स्टेराइल इन्वायरमेंट होता है, स्टेराइल इन्वायरमेंट मतलब नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इस तरीके से टिश्यू कल्चर से आप डिजीज फ्री कंडीशन में प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे रोज, ट्यूलिप, ठीक है, जैसे ऑफिस वगैरह घर में गमला में लगा रहता है, ठीक है, गार्डन्स पार्क में, वैसे प्लांट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर। Now we will discuss about another mode of asexual reproduction and it is spore formation. Okay, so let's start. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ओके, हम स्पोर फॉर्मेशन राइजोपियस के केस में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड आर द हाइफा ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, ये लाइन ये कह रही है कि बहुत सारे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, इट्स
सच इट्स लाइक इंफॉर्मेशन समथिंग, ठीक है। सो आप जब क्या करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, जब आप ब्रेड के एक टुकड़े को लेंगे और उसे गीला करेंगे, ठीक है, जब उसे गीला करेंगे और उसे कूल और मॉइस्ट प्लेस पे जब उसे रखेंगे, तो आप फिर उसके बाद रखने के बाद जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उस ब्रेड के सरफेस पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन पे है, ठीक है, कुछ थ्रेड लाइक धागे जैसा स्ट्रक्चर उन पर डेवलप हो गया है, ठीक है। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को एक्चुअल में हम हाइफी कहते हैं, ठीक है, हाइफी। और वो एक्चुअल में हाइफी किसका है, राइजोपस का है, ठीक है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। सो वो जो हाइफी है एक्चुअल में ब्रेड मोल्ड का है, ठीक है। और हाइफी समझते क्या होता है, हाइफी प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है हाइफा। तो हाइफा क्या है, लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है एक फंगस का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइजोफस हाइफी है, राइजोफस का ये हाइफी है, ये लॉन्ग है, ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचेज भी है, और यह फिलामेंटस है यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम हाइफा कहते हैं, ठीक है। सो ये है हाइफा, ओके। लेकिन हाइफा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता, ये एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, चलिए आगे देखते हैं। On the other hand, the tiny blob on a stick structures are involved in reproduction. The blobs are sporangia which contain cells or spores that can eventually develop into new rhizopus individuals. The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. Okay. बात ये है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके ऊपर ये ऐसा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर ब्लॉब जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं ब्लॉब ऑन अ स्टिक, ओके। तो ये इस स्ट्रक्चर को एक्चुअल में हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया इसका प्लूरल होता है, स्पोरेंजियम इसका सिंगुलर है, ठीक है। इसके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ठीक है, इसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें स्पोर्स बनते हैं और होते भी है, तो यही स्पोर्स आगे जाकर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये थिक वॉल से, ये जो स्पोर्स होते हैं ये थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, ओके। जो थिक वॉल्स इन्हें, ये जो थिक वॉल्स होती है इन्हें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है तब तक जब तक ये किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में, ये जो स्पोर्स है ये जब तक किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में ना आ जाए तब तक ये इसे प्रोटेक्ट करती है, ओके। और जब ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है तब ये ग्रो करना चालू कर देती है, ठीक है। ग्रो करके एक नए राइजोपस में ये डेवलप हो जाएगा। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ओके, या तो अभी तक जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किए हैं इन सब में हमने एक बात कॉमन देखी है कि जो इनके प्रोजेनी या फिर जो इनके ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, जो इनकी नई पीढ़ी इनके क्रिएट हो रहे थे, न्यू जनरेशन, वो एक सिंगल इंडिविजुअल से ही क्रिएट हो रहा था हर केस में। चाहे आप फ्यूजन में ले लो, फ्रैगमेंटेशन में ले लो, उसमें भी एक ही स्पाइरो वगैरह से ही कई सारे बन रहे थे। फ्यूजन में भी एक ही एमीबा से दो एमीबा बन रहे थे। कोई भी केस आप उठा लीजिए, सब में एक ही सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। सो ये इंपॉर्टेंट बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कि इसमें सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। सो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, सारे टॉपिक्स जल्दी से, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड नाउ टॉक अबाउट फ्यूजन। फ्यूजन के दो एग्जांपल है, ठीक है, बाइंडिंग फ्यूजन के दो एग्जांपल, एमीबा और लिस्मानिया, और मल्टीपल फ्यूजन का एक एग्जांपल जो कि है प्लाज्मोडियम, ठीक है। फ्यूजन में होता क्या है, इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, सिंपली डिवाइड करती है दो डॉटर सेल में, ओके। फ्यूजन में ये होता है, ठीक है। और एमीबा में किसी भी प्लेन में हो सकता है, बट ये लिस्मानिया के समय डिफिनिट ओरिएंटेशन में होगा, ठीक है, ओके। ईस्ट में बडिंग होता है। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैच्योर होने पे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने पे सिंपली स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होता है, फिर वो पीसेस कन्वर्ट डेवलप हो जाती हैं आगे जा करके मैच्योर स्पाइरो वगैरह में, ठीक है। सो फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरो वगैरह, ठीक है, ओके। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल की बॉडी सिंपली किसी एक्सीडेंट से या फिर कट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फिर उनके जितने भी टुकड़े बनते हैं उनके हर एक टुकड़े से एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो रीजनरेशन में एग्जांपल हो गया हाइड्रा प्लेनेरिया, ठीक है। रीजनरेशन स्पेशलाइज्ड सेल से कैरी आउट किया जाता है, ठीक है,
ओके। ऑरिजिनेशन रिप्रोडक्शन की तरह सेम नहीं कह सकते आप इसे पूरी तरह से। ओके। बर्डिंग में एग्जांपल हो गया हाइड्रा। बर्डिंग में होता क्या, सिंपली एक बर्ड ग्रो करता है और वो बर्ड जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो अपने पेरेंट बॉडी से अटैच हो जाता है और फिर वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट के पार्ट से, ठीक है, रूट स्टेम लीव्स जैसे पार्ट से नए प्लांट डेवलप होते हैं। एग्जांपल है शुगर कैन, रोजेस, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। ओके। और जेनेटिक प्रोपगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उनके जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइलम में होता है और ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसके बर्ड्स के थ्रू। टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट के ग्रोइंग टिप से, ठीक है, सेल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को रिमूव करते हैं और उसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराकर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं। फिर उन सेल्स को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं उसके ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, फिर जब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो जाता है तो फिर वो प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उन प्लांटलेट्स को हम सॉइल में ग्रो कराते हैं, फिर वो ग्रो होकर के मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के केस में हमने देखा, राइजोपस एक फंजाई है। ओके ओके, ये बताना भूल गया था मैं। राइजोपस एक फंजाई है, एक जीनस है। ठीक है, ये एक जीनस है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के केस में होता है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है, स्पोर बनते हैं इस स्पोरेंजियम के अंदर और वो स्पोर क्या होते हैं, एक टाइम आने पे बर्स्ट करता है। बर्स्ट होकर के ये स्पोर जब जाकर के किसी मॉइस्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो फिर वहाँ पे जाकर वो स्पोर ग्रो करता है एक नए राइजोपस इंडिविजुअल में। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। So, if this video were helpful for you and you enjoyed learning here, do like this video and consider subscribing to this channel and click on the bell icon so that whenever I upload the next video, you get notification. Okay? And do not forget to share this video with your friends and classmates. Yeah. And the most important thing, since now CBSE has released the date sheet of class 10 board examination, so I wish you all the best for your exam preparation. Okay, prepare well, perform well. Okay, thank you. We'll meet in next video.